गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइटरेटिव प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि एक मेथड कितनी जल्दी आंसर दे रहा है, वो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, मतलब कितनी जल्दी वो आंसर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो जैसे अब हम कई मेथड्स पढ़ेंगे, तो कौन सा आपके मेथड, क्वेश्चन एक है उसमें मेथड 3 लग सकते हैं, लेकिन कौन सा लगाना चाहिए तो वो आपको किससे पता चलेगा? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से। जिसका आंसर जल्दी आ जाएगा, जो अगर आप मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो यही है ना कि भाई टाइम कम लगे और आंसर आ जाए, ठीक हमारा। सो हम बेसिकली क्या देखेंगे कि जो भी हम मेथड लगा रहे हैं उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा हो, सो दैट उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। अब ये देखिए कैसे निकालते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस क्यों कहा? आइटरेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे हमने x1 निकाला था, फिर x2, फिर x3, सेम फॉर्मूला लगा लगा के हम बार बार वही चीज़ ठीक कर रहे हैं, आइट्रेशंस लगा रहे हैं डिफरेंट। सो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा हमने रूट मान लिया है इस इक्वेशन का। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, इसका अल्फ़ा रूट है, जो एग्जैक्ट रूट होना चाहिए वो है, जो मतलब बिल्कुल ठीक रूट होता है। लेकिन अभी हम किस पे हैं? एक्स आई पे हैं। उसका रूट आना था अल्फ़ा, लेकिन एक्स आई है, जैसे मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ई आई, मतलब ये एरर है। एक्स आई जो हमने रूट निकाला है, अल्फ़ा रूट आना चाहिए था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ई आई है। ई आई इज़ कॉल्ड दी एरर एट आईएथ अप्रॉक्सीमेशन। किस अप्रॉक्सीमेशन पे है? आईएथ वाले पे। तो जब आईएथ की बात हुई तो यहाँ आई आ गया, यहाँ भी आई आ गया। अगर मैं i+1 की बात करूँगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? i+1। ई के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? i+1। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस इज़ p, कि इस प्रोसेस की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? p, जहाँ पे इफ़ p इज़ द लार्जेस्ट नंबर सच दैट, हम कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। लिमिट i टेंड्स टू इन्फिनिटी e i+1 अपॉन ई आई रेज टू पावर p इज़ लेस देन k, वेयर k इज़ ए फाइनाइट नंबर। तो जो ये p होता है ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड के हम निकालेंगे तो उससे देखते हैं कैसे आएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, जो हमने रेगुलर फाल्सी मेथड किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो उसमें देखिए कैसे निकालेंगे। लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमने अल्फ़ा रूट ले लिया है इस इक्वेशन की, तो अगर हम xi-1 की बात करेंगे तो अगर इन दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस तो वो क्या आएगा? ये आएगा। ऐसे ही xi माइनस अल्फ़ा करें तो ई आई, मतलब जो x के नीचे है सफिक्स वही यहाँ पे आएगा। एक्स i+1 है तो यहाँ क्या आएगा? ei+1। ये तीनों आ गए। फिर हमने रेगुलर फाल्सी जो मेथड का फॉर्मूला था वो देखा था, देखिए लास्ट में यही था हमारे पास। इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू रख देंगे, xi+1, xi-1, xi की, सब में, f के अंदर भी और बाहर भी। तो देखिए इन सब के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हमने। ये वैल्यूज़ जैसे ही पुट की ये बन गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट ओपन किए, एक बार ei+1 इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार अल्फ़ा, ऐसे एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कर दिया यहाँ पे। जब आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो ये बन जाएगा। ये मैं हटा देती हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। ये आ गया है। ये आने के बाद आप देखेंगे जितना हम प्लस माइनस से जो एक जैसी टर्म्स थी उनको एक साथ कंबाइन कर दिया है, अल्फ़ा अलग कर लिया है। क्यों? क्योंकि इस अल्फ़ा के साथ देखिए यही सेम टर्म ऊपर है नीचे है, तो हमने इसके नीचे अलग कर दिया है डिनोमिनेटर और इसके लिए अलग कर दिया है। जैसे हम करते थे a+b/c होता था, हम लिख सकते हैं ना a/c+b/c। सिमिलरली वैसे यहाँ पे किया है, इस प्लस से हमने अलग कर दिया दोनों को, तो यहाँ अल्फ़ा बच गया। अब इधर भी अल्फ़ा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी अल्फ़ा आ गया, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो क्या बचेगा? ei+1 इज इक्वल्स टू दिस टर्म। अब हम f ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई और f ऑफ अल्फ़ा प्लस ई आई माइनस 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम a प्लस एच पे लगती थी, जिसमें क्या आता था? पहले f ऑफ a प्लस एच ऑफ f डैश a प्लस h²/2 f डबल डैश a, आपको याद होगी ये। तो वही हमने यूज़ किए, एक बार इसके लिए लगा दिए, एक बार इस टर्म के लिए लगा दिए, दोनों के लिए लगा दी। दोनों के लगाने के बाद जो हायर ऑर्डर है उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बाकी हम यहीं तक रखेंगे, बस f डबल डैश तक। हम इससे आगे वाले जैसे f ट्रिपल डैश, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, वो नहीं ले रहे, सिर्फ सेकंड तक चलेगा। वो लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बच गया है। ये आने के लिए हमने फिर इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों का बेस सेम था, दोनों में कॉमन है, पीछे निकाल दिया, ये आगे वाला रख दिया।
बिकॉज एल्फ़ा इज़ रूट ऑफ एफ एक्स। एल्फ़ा क्या होती है? रूट होती है। दैट मीन्स अगर एफ एक्स की रूट है एल्फ़ा, तो अगर आप इसके अंदर एल्फ़ा पुट करेंगे तो वो क्या आएगा? ज़ीरो ही देगा। ये होता है इसका मतलब। सो एफ ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ई आई क्या था? स्मॉल था, क्योंकि हमने कहा था बहुत ही छोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। देयर फोर टर्म कंटेनिंग, अगर हम इसकी क्यूब करें, ई आई -1 की क्यूब करेंगे या इससे बड़ी टर्म होगी, वो कैसी हो जाएंगी? बहुत छोटी। क्यों? 0.001 है एक नंबर, इसकी अगर आप क्यूब करेंगे तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। अगर आप इसकी पावर 4 करेंगे और छोटा नंबर, पावर 9 करेंगे बहुत ही छोटा नंबर। तो मतलब अगर 0 से लेके 1 के बीच का नंबर होता है तो आप उसकी जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही छोटा नंबर बनता जाएगा। तो इसलिए इसने कहा है कि जो ई आई है वो छोटा है, तो अगर हम इसकी क्यूब करें या फिर हम इसकी और बड़ी हायर पावर लेंगे तो वो भी निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा डिफरेंस लाएगा। अगेन द डिनोमिनेटर, अभी तो हमने सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व किया ना यहाँ पे, अब हम डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में भी क्या लगा देंगे? टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम लगाई, उसको एक्सपैंड किया तो ये बच गया हमारे पास। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर हम देखें, ये तो डिनोमिनेटर हो गया है और ये न्यूमरेटर निकाल लिया है। अब इन दोनों को ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये बन जाएगा ई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई आई -1 इंटू ई आई एफ डबल डैश ए अपॉन 2 एफ डैश ए। तो अब हमने क्या किया है? ई आई -1 और ई आई ये तो एज इट इज़ रखा, बाकी इन दोनों को मिला के हमने नाम क्या दे दिया? इंटू के। के कैसा है? फाइनाइट कांस्टेंट है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अल्फ़ा पुट करोगे एक फाइनाइट नंबर आएगा, इन्फिनिटी तो नहीं बनेगा। सिमिलरली ये भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो हम चाहते क्या थे? ऐसा फॉर्मूला बनाना कि ई आई प्लस 1 अपॉन ई आई रेज टू पावर समथिंग। तो देखिए वही बना रहे, लेट पी बी दी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे हमने पहले पढ़ा था, पी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो देखिए पी बी द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, देन ई आई प्लस 1 अपॉन ई आई रेज टू पावर पी इज इक्वल्स टू के डैश। क्योंकि के हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इस डेफिनेशन में जो के था अब हम उसको के से के डैश बोल रहे हैं। तो ये हमने ले लिया। अब अगर हम ई आई इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया है। तो ई आई प्लस 1, ये तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया इसको। फिर देखिए आगे क्या कहा था हमने? ई आई, जैसे अगर ऊपर ई आई प्लस 1 है तो नीचे क्या आएगा? ई आई, मतलब जितना ऊपर ई आई के प्लस में 1 है नीचे आई आएगा। अगर ऊपर आई प्लस 1 था आई, अगर ऊपर आई होगा तो नीचे क्या आएगा? आई -1। तो हमने ये भी रख लिया। तो हमने देखो यहाँ से ई आई प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, ई आई -1 की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ई आई प्लस 1 की और ई आई की वैल्यू, ई आई -1 की। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया। के डैश इनमें आपको दिखेगा और एक पी दिखेगा साथ में। चूजिंग के एंड के डैश सच दैट, कि हम ऐसा के और के डैश चुनेंगे कि के डैश किसकी टर्म में आ जाए? ऐसा आ जाए। सो दैट द इक्वेशन 8 बिकम्स, इक्वेशन 8 क्या बन जाए? यहाँ पे सिर्फ ये बचे और यहाँ पे ये आ जाए। हम ऐसा कह रहे हैं, बाकी ये सब हट जाए। हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो के डैश है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। कि यहाँ पे जो के डैश है ये वाला, ये पेंसिल किस में आपको दिखा नहीं होगा, लेट मी ज़ूम इन फर्स्ट। ये जो के डैश है हम इसके इक्वल मान लेंगे, ताकि इधर का के डैश और ये कैंसिल हो जाए। तो बच क्या जाएगा? ई आई रेज टू पावर पी इज इक्वल्स टू ई आई रेज टू पावर 1 + 1 बाय पी, ये बच जाए। देखिए ये बच गया यहाँ पे। अब बेस सेम है, ई आई पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर सेम कर दी, पावर सेम की, इसका फिर हमने क्या किया? एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आंसर निकाला। तो देखिए इस आंसर में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने वही सिम यहाँ पे अप्लाई किया है। अब जिसका भी आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो दो आंसर आए हैं, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, क्योंकि बीच में दो साइन है। तो पी की दो वैल्यू हमारे पास, दैट इज़ 1 - √5/2, 1 + √5/2। हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि √5 1 से बड़ा होता है। तो हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव, दैट इज़
1 प्लस अंडर रूट 5/2। हम ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेते ही तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.618। तो इसका मतलब जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसका हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 1.618 है। तो आपको इसे बेसिकली करना क्या है, ये आपको जो फॉर्मूला होता है रेगुलर फॉल्सी का, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, टेलर्स थ्योरम लगानी है जहाँ पे एफ पे अप्लाई हो सकती है। ये टेलर्स थ्योरम लगाने के बाद जब आप देखेंगे आगे, यहाँ तक आपका आ गया था, फिर आपका ये स्टेप आता है कि P क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। देखिए यहाँ पे P इज़ दी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू थी इतनी रख दी हमने, तो हम एक बार निकालेंगे EI+1, क्योंकि देखो हमें इस फॉर्मूला में क्या क्या दिख रहा है, EI+1 दिख रहा है यहाँ पे और EI-1 EI। तो ये क्या हो जाएगा EI+1 और यहाँ EI इधर आ जाएगा। फिर आपने निकाला EI-1, सिमिलरली ऐसे ही जब +1 आ चुका है तो यहाँ पे ऐसे ये निकाल दिया। फिर आपने दोनों की वैल्यू पुट किया, लास्ट जाके बस आपको P निकालना है। जो भी P आएगा वही उस मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो आप इसको देख लें, बाकी जो इसके क्वेश्चंस है अब आप वो ट्राई कर लें।